नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यू कांट हैव मोर देन वन वाइफ इन इंडिया। एक बीवी होते हुए किसी और से शादी करने का ख्याल अपने दिमाग पर लाइएगा भी मत, क्योंकि इंडिया में एक से ज्यादा बीवी रखना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सजा के तौर पर आपको 7 साल जेल और उसी के साथ में जुर्माना अलग से भरना पड़ेगा। पर एक मुस्लिम आदमी 4 शादियां कर सकता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ये टोटली लीगल है। ना ही इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, ना ही उसे कोई सजा दिया जाता है। पर वही एक नॉन मुस्लिम के लिए, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, एक्सेप्ट मुस्लिम, अगर वो कोई भी धर्म से बिलोंग करता है, उसके लिए ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। पर भाई ऐसा क्यों? इतना भेदभाव क्यों? देश एक है, संविधान भी एक ही बनाया गया है, पर कानून क्यों अलग अलग बनाया भाई? और सबसे बड़ी बात, शादी को लेकर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ने लगा? कोई 1 करे, कोई 2 करे, कोई 4 करे, चाहे तो कोई 10 कर ले या ना ही करे, मुझे उससे क्या लेना देना? कहीं मैं भी 2 शादियां करने का तो नहीं सोच रहा हूँ। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में इस बात से मुझे इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि मैं असम से हूँ और अभी हाल ही फिलहाल में हमारे प्यारे मामा जी ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगमी बिल 2025। इस बिल के मुताबिक असम में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी 1 से ज्यादा बीवी नहीं रख पाएगा। और अगर कोई 1 से ज्यादा बीवी रखने का जुर्रत करेगा तो उसे 7 साल तक का जेल और जुर्माना अलग से भरना पड़ेगा। और यही नहीं, अभी रुकिए, इसी के साथ अगर कोई भी व्यक्ति किसी को सपोर्ट करेगा 1 से ज्यादा बीवी रखने के लिए, भले ही वो सपोर्टर मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बंधु हो, चाचा हो, दादा हो, कोई भी क्यों ना हो, उस सपोर्टर को या तो 2 साल जेल का हवा खाना पड़ेगा या उसे 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने भाइयों को इसके बारे में आगाह कर दूं। तो गाइस नमस्कार, मैं कुशल भराली। हालांकि मेरा पहला ही वीडियो है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे जाकर ऐसे ही टॉपिक्सों पर वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं पॉलीगमी का क्या इतिहास रहा है हमारे देश में। इतिहास को अगर हम धर्म के नजरिए से देखें तो कई सारे हिंदू ग्रंथों में ये पाया गया है कि उस जमाने के राजा महाराजाओं ने मल्टीपल मैरिजेस किया था। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के पिता दशरथ के 3 पत्नी थे, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। इन 3 पत्नियों में से कौशल्या ही भगवान राम के माता थे। और भागवत पुराण तो इस बात का सबूत देता है कि भगवान कृष्ण के 8 पत्नी थे। फिर अगर हम महाभारत को देखें तो पांडवों के पिता पांडु के 2 पत्नी थे, कुंती और मद्री। धार्मिक ग्रंथों को अगर हम साइड भी कर दें तब भी हमें भगवान के अलावा कई सारे राजा महाराजाओं के भी मल्टीपल वाइफ्स होने के प्रूफ इतिहास में मिलते हैं। जैसे कि फेमस हिस्टोरियन बाबा साहेब पुरांदरे द्वारा लिखा गया राजा शिव छत्रपति में यह पाया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 पत्नी थे। सिख एम्पायर के फाउंडर महाराजा रंजीत सिंह के तो 20 से भी ज्यादा पत्नी थी और इनके मल्टीपल वाइफ्स होने के कई सारे पुख्ते सबूत हमें इतिहास पर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह है कि इनके जो बेटे थे महाराजा दुलीप सिंह, उनके डायरी पर यह साफ लिखा गया है कि दुलीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह के 46th वाइफ के बेटे थे। एक ट्रांसिल्वेनियन फिजिशियन डॉक्टर मार्टिन हनिगबर्गर, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के कोर्ट पे ही काम करते थे, उन्होंने तो ये साफ कह दिया था कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जब महाराजा रंजीत सिंह का जनाजा निकला था, यानी कि उनका फुनेरल हुआ था, तब उनकी 4 पत्नियों ने सती प्रथा को अपनाते हुए अपनी जान दे दी थी। मौर्यन एम्पायर का फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, इनके भी 2 पत्नी थे, दुर्धरा और हेलेना। और क्या आप जानते हो ये हेलेना कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। शायद इनको तो आप सब जानते होंगे, किताबों में अक्सर हम इनके नाम सुनते आए हैं। मैसेडोनियन एम्पायर का महान राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनका जो सक्सेसर था सेल्यूकस I निकेटर, इनकी बेटी थी हेलेना। उस जमाने में सोचिए चंद्रगुप्त मौर्य का इतना दबदबा था कि एक भारत से बाहर का देश भारत से रिश्ता मजबूत करने के लिए, मौर्यन एम्पायर से रिश्ता मजबूत करने के लिए अपनी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य से ब्याह कराता है। बाबर, फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, इनके तो 6 से 8 पत्नी थे और इन सब का रिकॉर्ड तोड़ा अकबर ने, जिनके 300 से ज्यादा महिलाओं से शादी करने का प्रमाण पाया जाता है। प्यार का सबसे खूबसूरत निशान ताजमहल बनाने वाला शाहजहां ने भी मुमताज से शादी करने से पहले और 2 पत्नियों से शादी कर रखा था। तो जैसे कि इतिहास में हमने देखा कि हमारे पूर्वजों ने मल्टीपल मैरिजेस किया था, तो क्या उनकी परंपरा को बरकरार रखने के लिए हम जैसे लोगों को भी मल्टीपल मैरिजेस कर लेनी चाहिए? जी नहीं, मेरी राय मानो तो हम जैसे लोगों को मल्टीपल मैरिजेस नहीं करना चाहिए। यार, हमारे पूर्वज राजा और महाराजा थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, उनके पास धन दौलत और रिसोर्सेज की कुछ भी कमी नहीं थी। वो 2-4 बीवियां ही क्यों, एक ही वक्त पर अगर 500 से 1000 बीवियों को भी शादी कर ले तब भी वो उन्हें खुश रखने का औकात रखा करते थे। पर आपकी और मैं जैसे लोग
जो महीने के 40 से 50 हजार घींच घाच कर जैसे तैसे कमाते हैं, हम जैसे लोग कैसे मल्टीपल मैरिज को सरवाइव कर पाएंगे? अभी के जमाने में एक बीबी और 2 बच्चों में ही हमारी फटी पड़ी हुई है। बच्चों की स्कूल फीस, घर का बिल, राशन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेडिसिन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, हर किसी का खर्चा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा जब मल्टीपल मैरिजेस हम कर लेंगे। और जब खर्चा डबल होगा, पॉकेट में पैसा कम आएगा, तो हम उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब उनकी ज़रूरत पूरा नहीं होगा तो वो आपस में झगड़ने लगेंगे, बच्चे मेंटल ट्रॉमा पर चले जाएंगे, एक घर नहीं रहेगा, एक जंग का मैदान बन चुका होगा। और जब तुम्हारा घर एक जंग का मैदान बन चुका होगा तो तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें हर शाम को एक बंटी और बबली का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तुम्हें नींद आने से रही। और अगर इतना कुछ जानने के बाद भी तुम्हें शौक है मल्टीपल मैरिजेस करने का, तुम्हें शौक है 2-4 बीबी पालने का, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, कुछ कमी नहीं है तुम्हारे पास, तुम सबको खुश रख सकते हो, तो भाई कर लो, तुम्हारी मर्जी। तुम 2-4 ही क्यों, 25 बीबियों से शादी कर लो, तुम्हारी मर्जी। बस पकड़े मत जाना। अगर पकड़े गए तो भाई समझ लो 7 साल के लिए तुम अंदर जाने वाले हो। क्योंकि इस देश में कानून नाम का भी कोई चीज है। सदियों से बहुत सारे कानूनों को बनाया गया है मल्टीपल मैरिजेस को रोकने के लिए। तो आइए अब समझते हैं कि हमारे देश में ऐसे क्या क्या कानून बनाए गए हैं शादियों पर रेगुलेशंस लाने के लिए, मल्टीपल मैरिजेस को रोकने के लिए, और उनको अगर कोई कर ले या उन कानूनों को अगर कोई तोड़ दे तो उन्हें कैसे कैसे सजा दिया जाता है, कैसे कैसे फाइन्स उन पर लगाया जाता है। आइए इन सारे चीजों को समझते हैं आगे इस वीडियो में। देश आजाद होने के तुरंत बाद ही ईयर 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के मुताबिक कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान बना दिए गए हैं कि आगे जाकर इस देश में शादी होने का जो प्रोसीजर था उन सबको रेगुलेट किया जाने लगा। जैसे कि इसका पहला प्रावधान ये था कि अगर कोई भी लड़का या लड़की आपस में शादी करना चाहता है तो उन लोगों को पहले से अनमेरिड होना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टनर शादी में इन्वॉल्व है या पहले से शादीशुदा है तो वो भाई आपस में शादी कभी नहीं कर पाएगा। दूसरा प्रावधान ये था कि लड़का या लड़की का जो दिमागी हालात था या दिमागी रूप से उनको बीमार नहीं होना है, यानी कि वो पागल नहीं होना है। अगर उनका दिमाग सही नहीं है तब भी वो लोग आपस में शादी नहीं कर पाएगा। फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान इसका ये था कि पहले जमाने में इंडिया में इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस शादियों को लेकर कई सारी दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि पहले जमाने में कोई एक हिंदू घर का लड़का कोई एक मुस्लिम घर की लड़की से लीगली शादी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, कोई एक दलित घर का लड़का कोई एक पंडित घर की लड़की से शादी नहीं कर पाते थे। लेकिन ये एक्ट आने के बाद से कोई भी धर्म का लड़का किसी भी धर्म की लड़की से शादी कर पाएगा, कोई भी जात का लड़का किसी भी जात की लड़की से शादी कर पाएगा। यानी कि उनको एक लीगल रजिस्ट्रेशन दिया जाता था, भले ही उनका धर्म कोई भी क्यों ना हो। और शादी करने के बाद किसी को भी कोई जरूरत नहीं पड़ता था अपनी धर्म को परिवर्तन करने के लिए। यानी कि धर्म परिवर्तन आफ्टर मैरिज को इस एक्ट को लाने के बाद से रोका जाने का कोशिश किया गया। फिर आया ईयर 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक इस देश का कोई भी हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट अपने धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से इस देश में शादी कर पाएगा। उनका धर्म उसको जिस हिसाब से शादी करने को कहता है वो उस हिसाब से शादी कर पाएगा। बस बाद में जाकर उनको एक बार के लिए कोर्ट या कोई भी गवर्निंग बॉडी के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर करवाना है, ताकि एक लीगल डॉक्यूमेंट रहे आपके पास कि आप लोग दोनों पति पत्नी हो। और जिसने भी इस एक्ट के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर करवाया होगा, बाद में जाकर कहीं ना कहीं अगर उनको डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स किस हिसाब से होगा, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ही उनको डिवोर्स लेना पड़ेगा। डिवोर्स होने के बाद मेंटेनेंस किस हिसाब से वो क्लेम करेंगे, इसी एक्ट के मुताबिक करना होगा। यानी कि हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्टों के लिए शादी करना और डिवोर्स लेना सब कुछ इस एक्ट ने ही रेगुलेट कर दिया। फिर आया 206 का प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इस एक्ट ने इस देश में 21 साल से कम उम्र के लड़कों को शादी करने से रोका और 18 साल से कम उम्र के लड़कियों को भी शादी करने से रोका। यानी कि एक कोशिश किया गया कि बाल विवाह इस देश में रोक दिया जाए। तो क्या बस इतना ही कानून बनाया गया इस देश में शादियों को रेगुलेट करने के लिए? जी नहीं, ये तो देश आजाद होने के बाद बनाए गए थे। देश आजाद होने से पहले से ही कुछ ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए थे, ऐसे ऐसे एक्ट पास कर दिया गया था कि उस जमाने से ही इस देश पर शादियों को रेगुलेट किया जाने लगा था। जैसे कि ईयर 1872 में ही द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को बनाया गया था।
इस एक्ट के मुताबिक इस देश में रहने वाले क्रिश्चियन किस हिसाब से शादी करेगा, किस हिसाब से उनका डिवोर्स होगा, सब कुछ इसी एक्ट के मुताबिक हुआ था। फिर ईयर 1936 में द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को बनाया गया था। इस एक्ट के मुताबिक पारसीज किस हिसाब से शादी करेंगे, किस हिसाब से उनका मेंटेनेंस क्लेम होगा, किस हिसाब से उनको डिवोर्स मिलेगा, सब कुछ इस एक्ट पर लिख दिया गया था और इसी हिसाब से आज तक चले आ रहा है। फिर ईयर 1937 में द मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड एप्लीकेशन एक्ट, या इसे हम शॉर्ट में शरीयत लॉ भी कहते हैं, इस एक्ट के मुताबिक इस देश के हर एक मुस्लिम किस हिसाब से शादी होगा उनका, किस हिसाब से उनको डिवोर्स दिया जाएगा। और इसी एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये था कि इस देश का कोई भी मुसलमान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार शादियां एक ही वक्त पर कर सकेगा। और यही एक्ट मुस्लिमों को इस देश में वो इम्यूनिटी देता है कि मल्टीपल मैरिजेस करने के बाद भी उनके ऊपर कोई भी इलीगल चार्जेस नहीं लगाया जाता है, बिकॉज दिस एक्ट और लॉ हेल्प्स देम और इम्यून्स देम टू इन्वॉल्व इन मल्टीपल मैरिजेस। और हाँ, अब तक हम लोगों ने ये जो भी एक्ट्स देखे, इन सारे एक्टों में सिर्फ शरीयत लॉ को छोड़कर बाकी सारे एक्ट्स पॉलीगैमी को प्रोहिबिट करता है, यानी कि हर किसी को रोकता है मल्टीपल मैरिजेस करने से। और इन सारे एक्टों के अलावा भी इंडिया में जो कि पहले आईपीसी था, 2023 के बाद जाकर वो बीएनएस बन चुका है, इसी बीएनएस के सेक्शन 82 के अंदर पॉलीगैमी को इलीगल ठहराया गया है। और अगर कोई पकड़ाया जाता है मल्टीपल मैरिजेस करते हुए तो उस व्यक्ति को 7 साल जेल और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता है। बीएनएस और इन सारे एक्टों के अलावा भी इंडिया में कई सारे ऐसे कोर्ट केसेस लड़े गए थे। उनमें से कुछ चुनिंदे केसेस ऐसे हैं जिनके जजमेंट्स आने के बाद से इंडिया में शादी करने का जो प्रोसेस था उसमें एक बड़ा बदलाव आया। जैसे कि ईयर 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट को पास किया गया था, इसके बाद से इंडिया में रहने वाला कोई भी हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख या जैन मल्टीपल मैरिजेस नहीं कर पाता था, क्योंकि ये एक्ट उन लोगों को प्रोहिबिट करता था मल्टीपल मैरिजेस करने से। जिसके वजह से इनमें से कई सारे लोग ऐसे होते थे जो खुद को कन्वर्ट कर लेता था इस्लाम में, क्योंकि मुस्लिम लोग इस देश में रहते हुए 4 शादियां कर पाता था। According to Shariat law, it allows them to marry for 4 times in a single life, जिसके वजह से कई सारे ऐसे लोग इस्लाम पर कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन ईयर 1941 का नूर जहां बेगम केस का जब जजमेंट आया, इस जजमेंट ने यह कहा कि सिर्फ शादी करने के लिए ही कोई खुद को बदल नहीं सकता था, कोई खुद का धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकता था, इस्लाम में हो या कहीं में भी हो। मल्टीपल मैरिजेस करने के लिए आप में से कोई भी धर्म को नहीं परिवर्तन कर पाओगे। ईयर 1985 तक इस देश का कोई भी मुस्लिम औरत मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाता था डिवोर्स के बाद। लेकिन ईयर 1985 में शाहबानो बेगम केस का जजमेंट आया, जिसके बाद से इंडिया में डिवोर्स होने के बाद मेंटेनेंस क्लेम करने का भी पूरा प्रोसीजर चेंज हो चुका था, क्योंकि इस केस के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इस देश का कोई भी महिला, भले ही वो कोई भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, हर कोई डिवोर्स होने के बाद मेंटेनेंस क्लेम कर पाएगा। और क्या आपको पता है इंडिया में कौन से केस का जजमेंट आने के बाद से 3 तलाक को एकदम से रोक दिया गया है? जिसके बाद ईयर 2019 में एक एक्ट भी पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट द्वारा, जो 3 तलाक को क्रिमिनलाइज करता है और किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक का जेल का सजा भी दे दिया जाता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसके बारे में कि वो कौन सा केस था जिसके जजमेंट आने के बाद से इंडिया में 3 तलाक पर रोक लगा दिया गया था। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो पे और समझते हैं कि आसाम में जो आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल को अभी कुछ दिन पहले पास कर दिया गया है आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली पर, इस बिल में ऐसा कौन कौन सा चीज है जो कि कोई भी व्यक्ति को आसाम पर रोकता है, या किस किस को रोकता है, कैसे कैसे रोकता है, क्या है इस बिल के अंदर। आइए उन सारी चीजों को आगे इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहला चीज कि आसाम गवर्नमेंट को ऐसा क्या जरूरत पड़ा इस बिल को लाने के लिए, यानी कि ऐसा एक कानून आसाम पर बनाने के लिए ऐसा क्या जरूरत पड़ा। तो इस कानून को बनाने का मेन कारण एक ही है कि आसाम में जो मल्टीपल मैरिजेस का प्रैक्टिस हो रहा है, इस प्रैक्टिस को रोक दिया जाए, एकदम से ही खत्म कर दिया जाए मल्टीपल मैरिजेस को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के लिए ये एक लागू होगा। आसाम में रहकर ही ऐसे कुछ जगह हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिन पर ये एक लागू नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस बिल, आसाम के 6 शेड्यूल एरियाज,
यानी कि आसाम में 3 शेड्यूल एरियाज है जहां पर ये एक लागू बिल्कुल भी नहीं होगा। आसाम में 3 शेड्यूल एरियाज है। दिमा हासा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन या शॉर्ट में बीटीआर। इन 6 शेड्यूल एरियाज में ये कानून बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। और आसाम में रहने वाले कोई भी शेड्यूल ट्राइब का इंसान यानी कि एसटी कास्ट से जो भी आसाम पर बिलोंग करता है उन पर भी ये एक लागू बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाई लागू किन किन पर होगा? इन सारे लोगों को छोड़कर बाकी आसाम में रहने वाले हर उस व्यक्ति पर ये एक लागू होगा। तो क्या जो इंसान आसाम का ही है लेकिन आसाम से बाहर जाकर कहीं पे अगर उसने मल्टीपल मैरिजेस कर लिया तो क्या उसे सजा दिया जाएगा? जी हाँ, उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। आप आसाम को छोड़कर अगर चले भी गए, बाहर पर रहकर काम कर रहे हो, वहाँ पर सेटल हो गए हो, लेकिन आपके वोटर आईडी पर या कोई भी ऐसे आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पर अगर एड्रेस पर आसाम का कुछ मेंशन है तो आपको आसाम का रेसिडेंट ही माना जाएगा और आपको वहीं से उठाकर लेकर आया जाएगा और आसाम में आके आपका ट्रायल चलेगा और आपको सजा दे दिया जाएगा। तो भाई ठीक से ध्यान से देख लेना, जान लेना, फिर जाकर शादी करना। अपना एड्रेस को अच्छी तरीके से देख लेना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये एक्ट उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो आसाम का रेसिडेंट है ही नहीं, वो कोई और स्टेट का है लेकिन उसने आसाम पर एक प्रॉपर्टी खरीद के रखा है। मान लीजिए कहीं पे घर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया या जमीन खरीद कर वो रखा हुआ है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जिसका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आसाम में है लेकिन रहता कहीं और में है, कहीं और का ही है वो, उसे भी लाकर यहाँ पर सजा दिया जाएगा अगर उस व्यक्ति ने भी मल्टीपल मैरिजेस किया। भाई मामा जी ने किसी को नहीं बख्शा, सब मरेगा। तो मल्टीपल मैरिजेस भाई लोग करो ही मत। यहाँ तो हमारे मामा जी ने पंडित जी और काजी साहब को भी नहीं छोड़ा। भाई आसाम में अब ये नहीं चलेगा कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। पंडित जी हो या काजी साहब, अगर किसी को इसके बारे में पता है कि वो लोग जिनका शादी करा रहा है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, फिर भी जानते हुए भी उन लोगों ने उसका फिर से एक बार शादी करा दिया, तो भाई उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी लाकर ट्रायल पर डाल दिया जाएगा, उन्हें भी जेल पर भेज दिया जाएगा। तो भाई किसी को भी नहीं बख्शा। सिर्फ काजी और पंडित जी ही नहीं, हम लोग के यहाँ में कहते हैं विलेज हेडमैन, जो गाँवबुढ़ा होते हैं, अगर गाँवबुढ़ा ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया उसे भी उठाकर जेल पर डाल दिया जाएगा। अगर मम्मी पापा को पता है, मम्मी पापा को भी उठाकर जेल पे डाल दिया जाएगा। भाई किसी को भी नहीं बख्शा। तो खुद भी बचो, अपने अपनों को भी बचाओ, अपने आसपास के पड़ोसियों को भी बचाओ। हाँ, और पड़ोसी लोग, तुम लोग भी मत जाना शादी में, अगर बुलाए जाना मत। तुम्हें भी मान लिया जाएगा कि तुमने भी सपोर्ट किया है उसको मल्टीपल मैरिजेस करने के लिए। अगर पड़ोसियों में से भी किसी को पता है कि कोई एक व्यक्ति मल्टीपल मैरिजेस कर रहा है, पहले से ही शादीशुदा है लेकिन अभी फिर से वो शादी करने को जा रहा है और उसने बुलाया है तुम लोगों को शादी खाने के लिए, मत जाना भाई, अंदर डाल दिए जाओगे। मत जाना मल्टीपल मैरिजेस के रिसेप्शन पे भी मत जाना यार। मामा जी ने किसी को नहीं बख्शा, सब जाएगा। तो जो करेगा मल्टीपल मैरिजेस उसके साथ क्या होगा? तो भाई जो करेगा मल्टीपल मैरिजेस अगर पकड़ा गया उसे 7 साल जेल पर जाना पड़ेगा और उसे 1.5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मल्टीपल मैरिजेस कर रहा है और किसी को पता ही नहीं है, चोरी छुपके से मल्टीपल मैरिजेस कर रहा है, जब वो इंसान पकड़ा जाएगा तो उसे 10 साल तक का जेल होगा। तो भाई बच के रहना, मेरी राय मानो तो मल्टीपल मैरिजेस करो ही मत। चलो आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।